हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन पर। आज की क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो सी टेट या रीट के या अदर टेट के एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके का आता है और आपकी टीचिंग मेथड या इंग्लिश पेडागोजी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं। और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिएगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, बाकी 3 आंसर क्यों नहीं थे उस पर भी हम बात करते हुए चलेंगे। वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स अ टीचर शुड नॉट, कि जब फीडबैक दिया जा रहा है किसको, पेरेंट्स को फीडबैक दे रहे हैं, तो टीचर को इन 4 में से कौन सा काम नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, करना चाहिए नहीं, कौन सा नहीं करना चाहिए। पहला देखिए, गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, कि बच्चों के बारे में क्वालिटेटिव फीडबैक नहीं दो, गलत चीज़ है, उन्हें क्वालिटेटिव फीडबैक देना जरूरी है। हाँ, नॉट नहीं होता तो ये ऑप्शन सही था। अगला, शेयर द इंसिडेंट रिकॉर्डेड इन द एनेक्डोट्स, कि एनेक्डोट्स के अंदर जो इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए वो मत बताओ, क्यों नहीं बताओ, वो भी बताने पड़ेंगे। तीसरा, कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन, ये कभी भी काम टीचर को नहीं करना है कि हर एक जो इंडिविजुअल है उनकी सब चीज़ें अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, सबका आईक्यू अलग होता है, मेंटालिटी अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सबकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, तो कभी भी कंपैरिजन जो है नहीं करना चाहिए। तो टीचर को क्या करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। हाँ, अगला देखिए, कंपेयर द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड विथ हर प्रीवियस परफॉर्मेंस, कि करंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन प्रीवियस के साथ नहीं करो, क्यों नहीं करो, ये भी करना। यानी अगर ये नॉट नहीं होता और आपसे पूछते कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, तो ये 3 सही थे, ये सही नहीं था, है ना बात, कि भाई ये 3 जो है टीचर को ध्यान रखना है जब भी पेरेंट्स से बात करें, बच्चे का क्वालिटेटिव फीडबैक दें, एनेक्डोट्स के अंदर जो चीज़ें रिकॉर्ड की गई है वो दें, और करंट परफॉर्मेंस और प्रीवियस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन जरूर करेंगे। पहले बच्चे की स्थिति ये थी, अब ये है, करना कौन सा नहीं है, बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो गया, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, कि एक टीचर को एक बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। आपको हल्का सा मैं टाइम दे रहा हूं। देखिए, द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम, की जो सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम है इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियड लैंग्वेज, उसमें बहुत सारी भाषाएं हो सकती है। टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट्स, टीचर क्या दे अपने बच्चों को ताकि वो उस लैंग्वेज को ग्रैब कर पाए, क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज जो है बच्चे के लिए थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। पहली चीज, एडिक्वेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, की नोट्स प्रोवाइड करवा दे, नहीं, नोट्स प्रोवाइड करवाने से काम नहीं चलेगा। समरी एंड सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के आप समरी कर दो, छोटा करके दे दो, नहीं, उससे बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। वर्कशीट विद वैरायटी ऑफ टास्क व्हाइल कवरिंग द सिलेबस, सिलेबस कवर करने के दौरान उसे ज़्यादा से ज़्यादा टास्क दे। ये जो ऊपर वाली जो 3 चीज़ें हैं बेटा, ये रटाफिकेशन की तरफ इंडिकेशन करती है। भाषा जो है वो रटी नहीं जाती है, भाषा का यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसे यूज़ किया जाता है, भाषा यूज़ करने से सही आती है। अगला देखिए, बच्चे को क्या करें, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें टू डेवलप देयर स्किल्स, की अपने स्किल्स को, रिक्वायर्ड स्किल्स को वो डेवलप कर पाए। तो सही आंसर क्या रहेगा कि अगर बच्चे को आप भाषा सिखाना चाहते हैं, डायलेक्ट और लैंग्वेज के अंदर हमने डिफरेंसेस यही बात किए थे कि डायलेक्ट जो है वो एक्वायर्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में आते हैं, और लैंग्वेज के अंदर लर्निंग चाहिए। लर्निंग के अंदर बच्चे को क्या चाहिए, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि भाषा यूज करने से सीखी जाती है, रटाफिकेशन से पॉसिबल नहीं। तो ये काम यहां पे करना है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे ताकि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लो एंजाइटी सिचुएशन इज द बेसिस लैंग्वेज एक्विजिशन, एन एग्जाम्पल वुड बी, इसका एक एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकता है उसके बारे में बात करता है। टीचर डायरेक्टेड लर्निंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में लर्निंग जो है टीचर डायरेक्टेड होती है, ठीक है, लो एंजाइटी सिचुएशन की बात कर रहा है। कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशन में कोलैबोरेशन हो स्टूडेंट्स का,
लो एंजाइटी, परेशानियां कम करनी है। होमवर्क डिजाइन टू यूज पेरेंट्स सपोर्ट, पेरेंट्स के सपोर्ट का छोड़िए। स्टूडेंट्स रिसीव फीडबैक फॉर एरर करेक्शन रेगुलरली, नहीं, सही चीज क्या है, कोलैबोरेशन होना जरूरी है स्टूडेंट का लर्निंग सिचुएशन के अनुसार। कि भाई क्या कहा कि आजकल जो लर्निंग चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड चल रही है, टीचर सेंटर्ड नहीं रही है। बच्चे के अकॉर्डिंग काम करे, बच्चे का उसके अंदर कोलैबोरेशन जरूरी है। अगर बच्चा उन चीजों में एक्टिव है तो ही लैंग्वेज लर्न की जा सकती है, अदरवाइज लैंग्वेज लर्न नहीं की जा सकती। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आराम से पढ़िए कि क्या कह रहा है। व्हाइल ऑफ द फॉलोइंग activities needs to be taken care of for helping non-native speaker, non-native speakers यानी जिनकी भाषा नहीं है, जो दूसरी भाषा सीख रहे हैं, टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द टारगेटेड लैंग्वेज, कि वो टारगेटेड लैंग्वेज यानी मेरी भाषा हिंदी है और मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं नॉन नेटिव स्पीकर हूं, तो उनके साउंड को टारगेट करने के लिए क्या करना है, इमिटेटिंग द वे और नेटिव स्पीकर प्रोड्यूस साउंड। मैं क्या करूं, नेटिव स्पीकर को सुनता रहूं कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है बात। डिस्टिंगाइजिंग द वोवल फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस पता करें। इंश्योरिंग दैट द वर्ड्स स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू अदर्स, कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आए। मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस, भाई कोई भी भाषा बोलते हैं, आज मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मेरा जो रीजनल क्षेत्रीय भाषा जो है उसका इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा। आपको क्या करना है, उसे मेंटेन रखना है। तो मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस, कि रीजनल इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा, तो उसे मेंटेन करते हुए चलेगा। इमिटेट करते समय बहुत सी परेशानियां आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, डिक्शनरी लर्नर को किस चीज में हेल्प नहीं करती है। समझ रहे हैं बात को, कि डिक्शनरी जो है लर्नर को किस चीज में हेल्प नहीं करती है। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, ये फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं करती कि वर्ड कैसे बोला जाता है। क्यों नहीं करती भाई, फोनेटिक सिंबल जो है डिक्शनरी के अंदर दिए हुए होते हैं, तो ये बिल्कुल हेल्प करेगी। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट करने में बिल्कुल हेल्प करती है। चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, वर्ड कोई भी लिखा है कि भाई ये नाउन है या ये वर्ड है, तो इसके ब्रैकेट में लिखा होता है कि भाई ये नाउन है, इसका फोनेटिक सिंबल दिया हुआ होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता चलता है उसका, और मीनिंग भी तो दिया होगा ना कि इसका मतलब क्या है और उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसके लिए फोनेटिक सिंबल भी दिया। लेकिन बी प्रोफिशिएंट इन ऑरल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन में आप प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते जब तक कि उस भाषा का यूज नहीं किया जाएगा। तो ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर प्रोफिशिएंट होने के लिए भाषा का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो डिक्शनरी जो है इस चीज के अंदर आपकी हेल्प नहीं करेगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन, कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में किस चीज पर फोकस करती है, उनका मेन टारगेट क्या है। चलिए देखिए, पहला डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, नहीं। द रोल ऑफ इमिटेशन, नहीं। मेमोराइजिंग ग्रामर, नहीं। वो क्या करते हैं, एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, कि लर्नर्स को इंगेज करो नए नॉलेज को सीखने के लिए। तो कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे जोर देता है, एंगेजिंग लर्नर्स, की लर्नर का एक्टिव होना जरूरी है, टीचर सेंटर्ड नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने का क्या मतलब होता है। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ताकि आप क्या करें, मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, अलग अलग सिचुएशन में जीवन में उसका यूज कर सके। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर बोलिए, अमेरिकन एक्सेंट के अंदर बोलिए। स्कोरिंग गुड मार्क्स, ये देखो इंडिया में इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं, स्कोर करने के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए। जो सबसे गलत तरीका, अगर पूछा जाए कि क्यों पढ़ाया जाता है, मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए, ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप हो चुके। और नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, नहीं। क्या करें
कि आप उसे भाषा है भाषा की तरह ट्रीट करें, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका डिफरेंट सिचुएशन में उसका यूज किया जा सके, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने का, ताकि आप जीवन की परिस्थितियों में उस चीज का यूज कर सके। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। वाइल एक्सेसिंग अ ग्रुप वर्क, जब आप ग्रुप वर्क को एक्सेस कर रहे हो, अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन ग्रुप वर्क के अंदर टीचर को किस चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए, वो देखिए। बात हो रही है ग्रुप वर्क की। पहली चीज, शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स। क्यों भाई कंसर्न क्यों नहीं करोगे? करोगे। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, एक्सेसिंग ईच चाइल्ड वर्क या टेकिंग इनिशिएटिव्स इन वर्क। क्या चेक करना है? जब बात ग्रुप वर्क की चल रही है तो किस पर फोकस नहीं करेगा? ग्रुप वर्क के अंदर हर चाइल्ड पे फोकस नहीं करेगा, काम करेगा कि उसकी ग्रुप के अंदर काम करने की हैबिट कैसी है, ग्रुप के अंदर वो रोल क्या प्ले कर रहा है। लेकिन एक आदमी ने क्या किया, उसने क्या किया, नहीं। ग्रुप वर्क है तो पूरे ग्रुप के साथ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन रहा है, पूरे ग्रुप ने कैसा काम किया है, उनमें लीडरशिप कैसी थी, उनके साथ काम करने वाले कैसे थे। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको लीडरशिप मिले, कई बार आपको लीडर्स के साथ चलना भी पड़ेगा। तो आपकी कोऑपरेटिव की भावना कैसी है, वो चीज़ें होगी। हर एक चाइल्ड का काम चेक नहीं करेंगे। देखो कोऑपरेटिव देखेंगे, उनकी कंसर्न, दूसरों के प्रति कैसा कंसर्न है, इनिशिएटिव ले रहा है या नहीं ले रहा है। लेकिन हर एक चाइल्ड का वर्क नहीं देखना है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ग्रुप की बात की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो टीचर को हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट? ए ऑप्शन, इंटेलिजेंट लर्नर इन हर क्लास, कि उसकी क्लास के अंदर इंटेलिजेंट लर्नर कौन है। स्लो लर्नर्स इन हर क्लास, उसकी क्लास के अंदर धीमी गति से सीखने वाले कौन है। लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश, कि इंग्लिश के अंदर कौन सी डिफिकल्टीज आ रही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब कहता है उपचार करना, निदान करना। तो प्रॉब्लम समझोगे, उसका उपचार निदान करोगे ना। क्या भाई मुझे ये पता है कि ये व्यक्ति स्लो लर्नर है, ये फास्ट लर्नर है, लेकिन इस स्लो लर्नर की परेशानी क्या है, कि किस परेशानी के कारण ये पिछड़ा हुआ है, वो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता करेंगे। द टॉपिक विच द लर्नर हैज नॉट लर्नड बाय हार्ट, ये जी लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश, ये कैसी परेशानियां आ रही है इंग्लिश को सीखने के लिए। ठीक है बात, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ जाएगा। चलिए, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा जो है चीजों को सीखता है बिना प्रैक्टिस के, इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? बिना प्रैक्टिस के नेचुरल वे में किसी को भी सीखते हैं। लैंग्वेज जनरलाइजेशन, लैंग्वेज अडेप्शन, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। पहले ही बता चुके हैं, डायलेक्ट जो है वो एक्वायर्ड किए जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को आप नेचुरल वे में ले रहे हो तो वो एक्वायर्ड होती है, वो एक्विजिशन होता है। डायलेक्ट जो है वो एक्वायर्ड किया था। अगर नेचुरल वे में कुछ भी आप सीख रहे हैं, दैट विल बी लैंग्वेज एक्विजिशन, न कि लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक मेंटोर चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक लर्नर चाहिए, एक क्लासरूम चाहिए, कुछ मेथड चाहिए, कुछ अप्रोचेस चाहिए, कुछ तरीका चाहिए, कुछ सहायक सामग्री चाहिए। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन जो आप परिवार से सीखते हो, आप इन्वायरमेंट से सीखते हो, जहां पे आपको ट्रेनर की या अदर सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा ही आप सीख लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। वाइल रीडिंग, रीडिंग करने के दौरान अ लर्नर नीड्स टू, रीडिंग के दौरान लर्नर को क्या करना चाहिए? नीड्स टू, क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ये क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए? गैस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, के टेक्स्ट समझने के लिए अनुमान लगाएं। नहीं। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड टू ग्रैस्प देयर मीनिंग। नहीं। अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। नहीं। परसीव करें और डिकोड करें लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड
वर्ड्स। वर्ड्स को सही तरीके से रीडिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है। रीडिंग अलग है, कॉम्प्रिहेंशन अलग है। कॉम्प्रिहेंशन में अंदर हम कंक्लूजन निकालते हैं, यहां सिर्फ रीडिंग की बात हो रही है। परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, शब्दों का सही तरीके से प्रोनाउंस हो सके, शब्दों को सही तरीके से पढ़ सके। इन फ्री राइटिंग, फ्री राइटिंग के अंदर अ लर्नर इज इंगेज्ड इन, फ्री राइटिंग में लर्नर इंगेज होता है राइटिंग सेंटेंसेस विदाउट अप्लाइंग हर, और देखो फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो लिख दो, नहीं। एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, कि आपको फ्री राइटिंग करनी है, अपने आइडियाज को बताना, यहां ग्रामर की या स्पेलिंग की गलतियां चल जाएगी। लिस्टिंग आउट द थिंग्स ही शी हैज जस्ट मेमोराइज्ड, जो अभी अभी याद किए वही लिखें। राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, फ्री राइटिंग है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चल जाएगा। फ्री राइटिंग के अंदर आपको अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करना होता है विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी नहीं लिख रहे या कुछ भी ग्रामर और स्पेलिंग एरर चला, नहीं। अटेंशन, मच अटेंशन लिखा है, ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अटेंशन जरूरी है, ठीक है बात। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा अगर बात फ्री राइटिंग की चल रही है। अगला क्वेश्चन, which of the following is the highest level of cognitive ability? cognitive ability का फाइनल कहां है, उसका पीक पॉइंट कहां है? नोइंग, समझना, सॉरी जानना, अंडरस्टैंडिंग समझना, इवेलुएट करना या एनालिसिस करना। इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट पीक और हाईएस्ट लेवल। किसी भी चीज का आप इवेल्युएशन कर लेते हो वो उसकी लास्ट स्टेज में आ जाएगा। दैट विल बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। संज्ञानात्मक योग्यता या विकास का पीक पॉइंट जो है वो क्या होगा? इवेल्युएशन कर लेना, ठीक है बात ये। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? इंडिया के अंदर इंग्लिश का स्टेटस क्या है? अ रीजनल लैंग्वेज, अ फॉरेन लैंग्वेज एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज और द ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? ग्लोबल लैंग्वेज। नेहरू जी क्या कहते हैं? विंडो लैंग्वेज। समझ गए मेरी बातों को? काम क्या करती है? लिंक लैंग्वेज का, लिंग्वा फ्रैंका का काम करती है ये बातें। तो क्वेश्चन किस तरीके के आ सकता है? यहां स्टेटस पूछा है, स्टेटस क्या है? एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर कहता कि संविधान क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? ग्लोबल लैंग्वेज। समझ गए बात को? पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? स्थिति क्या है? लिंक लैंग्वेज की। स्टेटस क्या है? एसोसिएट का। नेहरू जी क्या कह रहे हैं? कोठारी कमीशन क्या कह रहे हैं? नेहरू जी क्या कह रहे हैं? विंडो लैंग्वेज। कोठारी कमीशन क्या कह रहा है? लाइब्रेरी लैंग्वेज। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू सेंट्रल थीम एंड मीनिंग, स्टोरी एंड प्लॉट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिमिली एंड रेटोरिक। क्या कह रहा है? नॉन फिक्शनल की बात कर रहा है, तो क्लियर हो चुका होगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल थीम और मीनिंग जो है वो जरूरी है अगर नॉन फिक्शनल की बात की जा रही है कि उस चीज का सेंट्रल थीम क्या है। चलिए आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, रीट या सी टेट। रीट के तो 2-3 एग्जाम हुए, मेनली हम फोकस कर रहे हैं सी टेट के एग्जामिनेशन में कि इंग्लिश पेडागोजी या टीचिंग मेथड आप जिसे कहें कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। चलिए अगली क्लास के अंदर कुछ नए क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा। उसी से रिलेटेड क्लास के साथ जल्दी मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।